आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट में आज का टॉपिक जो हमारा हुआ वह है निदर्शन। और निदर्शन में भी आज हम जो खासकर इस वीडियो में देखेंगे वो दैव निदर्शन के गुण। निदर्शन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत कुछ बता चुके हैं। दैव निदर्शन के बारे में भी हमने बताया, बात की कि दैव निदर्शन क्या होता है। अब इस वीडियो में आज देखते हैं कि दैव निदर्शन एक अनुसंधानकर्ता के लिए, अध्ययनकर्ता के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दैव निदर्शन के गुण। तो पहले गुण के बारे में हम चर्चा करें तो पहला गुण इसमें बताता है कि दैव निदर्शन के अंतर्गत प्रत्येक इकाई के चुनने के समान अवसर होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब अनुसंधानकर्ता दैव निदर्शन के माध्यम से अपने निदर्शन का जब चुनाव करता है तो उसका जो भी समग्र है, उस समग्र में जितनी भी इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों के समस्त, कह सकते हैं कि समस्त इकाइयों के उस निदर्शन में चुनने के समान अवसर मौजूद होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। यह अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से किसी भी इकाई को चुनने के लिए या न चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस विधि के दौरान, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक लॉटरी के माध्यम से जब हमें निदर्शन का चुनाव करते हैं तो लॉटरी के माध्यम से जब हम चुनाव करते हैं तो उस समग्र की समस्त इकाइयों को उस निदर्शन के अंतर्गत चुनने के सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ कोई किसी इकाई के प्रति पक्षपात, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि दैव निदर्शन के माध्यम से जब हम निदर्शन का चुनाव करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इसका गुण है। दूसरे गुण की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह विधि जो है वह एक वैज्ञानिक विधि है। और वैज्ञानिक विधि होने के कारण, जैसा कि हमने अभी तक जो निदर्शन के बारे में पढ़ा या सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा है, उसमें हम यही देखते आए हैं कि जहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का जहाँ प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ हमारे जो तथ्य एकत्र होकर आते हैं वह स्पष्ट, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। क्यों? कई बार क्या है कि विज्ञान एक वह आत्मा है अनुसंधान का जिससे अनुसंधान जीवित रहता है। और जहाँ वैज्ञानिक विधि का प्रयोग अनुसंधान करता जब नहीं करता है तो वहीं उसमें उसके पक्षपात, व्यक्तिनिष्ठता, उसके पसंद नापसंद जब उसमें जुड़ जाते हैं तो वहाँ जो फिर तथ्यों को जब अनुसंधान करता एकत्र करता है तो उनमें निष्पक्षता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि दैव निदर्शन का एक ये भी बहुत बड़ा गुण है कि इस विधि से निदर्शन का चुनाव करना एक वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो बिंदु हमारा कहता है कि दैव निदर्शन के माध्यम से अनुसंधानकर्ता जब किसी निदर्शन का चुनाव करता है तो वह उसके लिए एक बहुत ही सरल विधि है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि दैव निदर्शन के माध्यम से जब निदर्शन को प्राप्त करता है, निदर्शन का चुनाव करता है, तो उसके लिए उसे किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, विशेष प्रकार की पद्धति, विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यह विधि ही एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल है,
जिसमें एक सामान्य ज्ञान रखने वाला अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपने समग्र में से निदर्शन का चुनाव कर सकता है। तो ये भी एक इस मायने में एक महत्वपूर्ण इसका गुण है, जिसके लिए अनुसंधानकर्ता को किसी विशेष तकनीकी, विशेष विज्ञान, विशेष ज्ञान या विशेष प्रशिक्षण की यहाँ आवश्यकता नहीं होती है। जिसको भी थोड़ा सा सामान्य ज्ञान है अनुसंधान से संबंधित या निदर्शन से संबंधित, तो वो इस विधि के माध्यम से एक सटीक निदर्शन प्राप्त कर सकता है, जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि दैव निदर्शन की विधि है वह एक पक्षपात रहित विधि है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यहाँ अनुसंधानकर्ता जब दैव निदर्शन विधि के माध्यम से निदर्शन का चुनाव करता है, तो यहाँ कोई किसी प्रकार का पक्षपात या व्यक्तिनिष्ठता नहीं रहती है, क्योंकि ये विधि इस प्रकार की विधि है जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों को समान अवसर चुनने का मिलता है। क्योंकि जो भी समग्र है और समग्र में जितनी भी इकाइयाँ हैं, उन समस्त इकाइयों को यहाँ एकत्र करके उसमें से अनुसंधानकर्ता चुनाव करता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता किसी भी इकाई के साथ पक्षपात नहीं कर सकता है, किसी विशेष इकाई को वह चुन नहीं सकता है और किसी विशेष इकाई को वो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह विधि ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें सभी इकाइयाँ समग्र की चुनने में अपनी बराबर की भूमिका, बराबर की सहभागिता उसमें रखती हैं। तो यहाँ जब निदर्शन का चुनाव इस विधि से किया जाता है, तो निदर्शन एकदम पक्षपात रहित होता है, ईर्ष्या से परे रहता है, निष्पक्ष रहता है। और निष्पक्ष जब चुनाव निदर्शन रहता है, तो वो समग्र का प्रतिनिधिपूर्ण हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व भी करता है। और उस निदर्शन से प्राप्त जब तथ्य अनुसंधानकर्ता एकत्र करता है, तो ये तथ्य जो होते हैं वो भी निष्पक्ष होते हैं, पक्षपात रहित होते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति में वह अनुसंधानकर्ता को बहुत ही सहयोग प्रदान करते हैं। अंतिम गुण के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि दैव निदर्शन के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता किसी भी निदर्शन का चुनाव करता है, तो यहाँ उसको समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। जैसा कि हमने देखा, दैव निदर्शन के माध्यम से जब वह किसी निदर्शन की बात करता है, निदर्शन के चुनाव की जब बात करता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय या श्रम या धन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक बहुत ही सरल विधि है और सरल विधि के होने के कारण इसमें न तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, न बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ती है और न इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च उसको करना पड़ता है। यहाँ एक सामान्य ढोल या कोई ग्रेड कार्ड के आधार पर या अंकन विधि के माध्यम से जो भी विधि हैं, इसके माध्यम से जो तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो सामान्य सी वो उसके सामने एक चुनने की विधि होती है, जिसमें बहुत सारी कोई तकनीकी, बहुत सारी कोई टेक्निक, बहुत सारे कोई विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। जब विशेष कोई उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ अनुसंधानकर्ता के लिए समय के या श्रम को या धन को देखते हुए ये बहुत ही अच्छी विधि देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ दैव निदर्शन के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता निदर्शन को प्राप्त करता है या निदर्शन का चुनाव करता है, तो अच्छाइयों के साथ साथ इस विधि में कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं, जो उसके दोष कहलाते हैं, जो उसकी सीमाएं कहलाती हैं। कि जब अनुसंधानकर्ता जब इसका माध्यम से जब निदर्शन को प्राप्त करता है, निदर्शन का चुनाव करता है, तो उसको विशेष कुछ कठिनाइयों का सामना भी यहाँ उसको करना पड़ता है। तो जब दोष की हम बात करें, अवगुण की बात करें या इसकी सीमा की जब बात करें, तो पहले बिंदु के रूप में आता है कि इस विधि के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता किसी भी निदर्शन का चुनाव करता है, तो समग्र की सूची का होना यहाँ बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक अनुसंधानकर्ता के पास में
संपूर्ण समग्र की सूची नहीं होगी जब तक वह इस विधि के माध्यम से निदर्शन का चुनाव नहीं कर सकता है। समग्र हमारा भले ही कितना बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, इसमें यह आवश्यक है कि समग्र में से कोई इकाई न तो छूटनी चाहिए, न समग्र के अलावा इसमें कोई दूसरी इकाई शामिल होना चाहिए। तो कुल मिला के समग्र में जितनी भी इकाइयाँ हैं उसका सूची का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक सूची नहीं होगी जब तक हम न तो लॉटरी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, न अंकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, न ग्रेड प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समग्र में जितनी भी हमारी इकाइयाँ हैं, चाहे 5,000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, जो कुछ भी हैं, वह समग्र की सूची का बनाना या सूची का होना अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना यहाँ निदर्शन का चुनाव करना संभव नहीं होता है और समग्र की सूची को प्राप्त करना यहाँ एक अनुसंधानकर्ता के लिए बड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा दोष है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि यह विधि देव निदर्शन जो विधि है यह छोटे समग्र में अनुपयुक्त साबित होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब अनुसंधानकर्ता का जो समग्र है वह छोटा है तो उसमें यह देव निदर्शन जो विधि है यह अनुपयुक्त साबित होती है, क्योंकि छोटे समग्र में जहाँ तक है जब अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करता है और उस छोटे समग्र में यदि उसको ऐसा लगता है कि अमुक इकाइयों का चुनना यहाँ आवश्यक है तो इस विधि में वो उस महत्वपूर्ण इकाई का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ दैव के आधार पर चुनाव किया जाता है। एक संभावना ही रहती है कि वो इकाई का चुनाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब छोटे समग्र के अंतर्गत ऐसी कुछ इकाइयाँ, विशेष इकाइयाँ होती हैं कि जिनका चुनाव करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो इस विधि का यहाँ प्रयोग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपयुक्त हो जाता है। वो जिस इकाई का चुनाव करना चाहता है वह इकाई उसके निदर्शन के अंतर्गत आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। और इस स्थिति में यदि वो महत्वपूर्ण जो इकाइयाँ हैं और वो इसके चुनाव में नहीं आती है तो वहाँ फिर अनुसंधानकर्ता के सामने एक समस्या पैदा हो जाती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि दोष है। जहाँ छोटा समग्र होता है वहाँ हमें देव निदर्शन के माध्यम से इकाइयों को निदर्शन के रूप में नहीं चुन सकते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि विविधता वाले समग्र में भी यह प्रणाली जो है वह अनुपयुक्त साबित होती है। विविधता से हम तात्पर्य यह है कि मान लो हमारा समग्र इस प्रकार का है, समग्र में हमारी इकाइयाँ इस प्रकार की हैं जिन इकाइयों में बहुत सारी विविधता हैं, यानी इकाइयों में समानता नहीं है, समरूपता नहीं है। तो जहाँ समानता नहीं है, समरूपता नहीं है, हर इकाई में विविधता है, तो उस विविधता वाले समग्र से भी जब अनुसंधान करता है इस विधि के माध्यम से तथ्यों को समग्र का इकाइयों का निर्धारण करता है, तो यहाँ जो प्राप्त जो निदर्शन होता है वह प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होता है। उसका कारण यह होता है कि समग्र में बहुत सारी विविधता हैं, बहुत सारी भिन्नता हैं इकाइयों में, वहाँ समानता का अभाव है। और जहाँ समानता का अभाव इकाइयों में होता है वहाँ ये प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन का चुनाव करने में बहुत ही कठिनाई अनुसंधानकर्ता के सामने आती है। और उस निदर्शन के माध्यम से जब वो तथ्यों को भी एकत्र करता है तो वे तथ्य भी यानी उसके निष्कर्ष के अनुरूप नहीं होते हैं, उसके उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते हैं। तो ये भी एक इसकी समस्या है। ये विधि उसी समग्र में कारगर सिद्ध होती है जहाँ समग्र की इकाइयों में समानता है, एक रूपता है, वहाँ तो एक वाई उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन जहाँ इस प्रकार की समानता या एक रूपता नहीं है, विविधता वाली समग्र है, वहाँ यह विधि अनुपयुक्त साबित हो जाती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि फैली हुई इकाइयों से संपर्क में कठिनाई। कभी एक समस्या इसकी ये भी आती है, मान लो समग्र हमारा इस प्रकार का है कि जिसकी इकाइयाँ बहुत दूर दूर फैली हुई हैं, तो जहाँ बहुत दूर दूर फैली हुई इकाइयाँ हैं तो उन इकाइयों को चुनाव करने में भी, उस इन इकाइयों के
समग्र से निदर्शन के चुनाव करने में भी अनुसंधानकर्ता के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। मान लो जब बहुत दूर दूर इकाई हमारे निदर्शन के अंतर्गत चुनकर आ गई तो उन इकाइयों से संपर्क करने में अनुसंधानकर्ता बहुत ही कठिनाई महसूस करता है। मान लो हमारा समग्र बड़ा है, उसमें इकाइयाँ छिटकी हुई हैं, दूर दूर हैं, बहुत सुदूर हैं, सुदूर क्षेत्रों में हैं, दुर्गम क्षेत्रों में हैं, तो वहाँ दुर्गम क्षेत्रों में उन इकाइयों से संपर्क करना, तथ्य एकत्र करना अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसे अपने यानी अनुसंधान के लिए उन इकाइयों से मिलना भी आवश्यक होता है, संपर्क करना भी आवश्यक होता है, उनसे तथ्य इकट्ठा करना भी आवश्यक होता है, तो ही हमारा अनुसंधान वास्तविक अनुसंधान होता है। अन्यथा ऐसी इकाइयों को जब वो छोड़ देता है या उनसे संपर्क नहीं करता तो वहाँ भी हमारा जो अनुसंधान का जो कार्य है वो वैज्ञानिक नहीं रहता है। और यदि इस प्रकार की इकाइयाँ फैली हुई इकाइयाँ हैं तो वहाँ फिर वही अनुसंधानकर्ता के सामने समय, श्रम और धन की भी आवश्यकता बहुत होती है, जिससे भी यहाँ अनुसंधानकर्ता के लिए यह विधि जो होती है वो अनुभूत साबित हो जाती है। और अंतिम दोष के रूप में यह हम देखते हैं कि विकल्प की संभावना नहीं होती है। यह विधि एक ऐसी विधि है जहाँ एक बार जब निदर्शन के अंतर्गत हमने किसी का चुनाव कर लिया, समग्र में से जो निदर्शन का चुनाव कर लिया और उस निदर्शन में जो जो भी इकाइयाँ हैं उन इकाइयों से ही हमें संपर्क करना आवश्यक होता है, उन इकाइयों से ही हमें तथ्य एकत्र करना आवश्यक होता है। यदि मान लो हमारी फैली हुई इकाइयों से बहुत दूर दराज में कुछ इकाइयों का चुनाव हो जाता है तो वहाँ हम विकल्प के रूप में हम दूसरी इकाइयों का चुनाव यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत विकल्प की कोई संभावना नहीं रहती है और जहाँ विकल्प की संभावना नहीं रहती है तो फिर वही समस्या सामने आती है कि इकाइयाँ बहुत सुदूर हैं, दुर्गम क्षेत्रों में हैं, वहाँ पहुँचने में बहुत बड़ी एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत समय, श्रम, धन लगता है, लेकिन फिर भी अनुसंधानकर्ता को वहाँ जाना पड़ता है, उनसे तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत किसी एक इकाई का विकल्प चुनना की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। तो आज की वीडियो में हमने देव निदर्शन के गुण और दोषों के बारे में चर्चा की। आज इस वीडियो में यहीं तक हम अपना विराम देते हैं वाणी को। इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।